हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस का चैप्टर 2 आम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 1 फिनिश किया था, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, प्लस उनके उदाहरण सहित हमने उन्हें देखा था। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लस वो चैप्टर भी 10th क्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपको किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण दे दिया जाता है पेपर में, और फिर वहाँ से आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, या फिर आपसे अन्य तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस चैप्टर से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जहां से आप सभी प्रिपरेशन की वीडियोस देख सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आम्ल, क्षारक और लवण से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं DU BEd के एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव हियर प्रबल अम्ल, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो प्रबल अम्ल से आपका क्या तात्पर्य है? तो प्रबल अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जिनका pH मान बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने pH स्केल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हम अम्ल और क्षारक को नापते हैं, जिसमें 14 तक नंबर होते हैं, और उसमें जब 14 की तरफ 7 से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो पदार्थ क्षारक होता जाता है, और जब हम 7 से नीचे की तरफ आते हैं तो वो अम्लीय प्रवृत्ति में बदलता जाता है। अर्थात pH स्केल में जितना कम मान होता है किसी भी पदार्थ का, वो अम्ल उतना ही प्रबल माना जाता है। तो इस सीक्वेंस में हमारा जो HCl अम्ल होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है HNO3, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। एंड देन आता है आपका H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो ये आपके प्रबल अम्ल का सीक्वेंस रहता है, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। देन वी हैव दुर्बल अम्ल। अब ये दुर्बल अम्ल ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं, जैसे आपका CH3COOH हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, या फिर टार्टिक अम्ल हो गया। तो ये कुछ अम्ल हैं जो कि दुर्बल अम्ल होते हैं, ज़्यादा प्रबल नहीं होते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते हैं। तो इन अम्लों को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी गैस में ऑक्सीजन 50% से अधिक है तो वह गैस अम्लीय हो जाती है। कितना अच्छा फैक्ट है। आपसे DU BEd में एक कॉन्सेप्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि यदि किसी गैस में ऑक्सीजन की मात्रा 50% से अधिक हो जाती है तो वो गैस किस प्रकार बदल जाएगी? क्षारकीय हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, उदासीन रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो गैस होगी वो अम्लीय अवस्था में बदल जाएगी। जैसे आपका CO2, SO2, NO2, ये सारी अम्लीय गैसें बन जाती हैं, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 50% से अधिक हो चुकी है। ठीक है। देन वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, उदासीन गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कोई अम्लीय गैस नहीं होती है, ये उदासीन गैस होती है, और ये जहरीली भी नहीं होती है। जैसे जब हमारा गाड़ी में पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल से निकलने वाला जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जब वो ऑक्सीजन के साथ वातावरण में अभिक्रिया कर लेता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस तरह से वो एक अम्लीय गैस में बदल जाता है। ठीक है, जिसे हम CO2 के नाम से भी जानते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जवाब देना कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन सी दो गैसें होती हैं। नेक्स्ट वी हैव कार्बन की उपस्थिति से अम्ल की प्रबलता घट जाती है, अतः कार्बन अम्लता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बहुत अच्छा फैक्ट है कि जब किसी पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति बढ़ती चली जाती है तो अम्ल की जो प्रबलता है वो घटती चली जाती है। ठीक है, जैसे हम ऊपर देखते हैं
तो प्रबल अम्ल जितने भी हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्बन नहीं है। जबकि हम नीचे देखते हैं तो CH3 इसमें एक कार्बन आ गया, फिर अगेन COOH इसमें भी एक कार्बन आ गया। तो इससे क्या हो रहा है कि अम्ल की जो प्रबलता है वो कम हो जा रही है। तो मोर ओवर हम कहते हैं कि जब भी किसी पदार्थ में कार्बन जुड़ जाता है तो उसकी अम्ल की प्रबलता घट जाती है, अर्थात कार्बन अम्लीयता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। देन वी हैव क्षारक। अब क्षारक भी हमें दो रूप में पढ़ना है, एक तो क्षारक होता है और एक होता है क्षार। तो जो क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील हो जाते हैं, मतलब जल में घुल जाते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं वो जल में नहीं घुल पाते हैं। अर्थात इस रूप में हम कहते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। लाइक यहाँ पे, ठीक है, या आप यहाँ पे सेकंड थर्ड लाइन पढ़ सकते हैं जो कि मैंने रीड करी है अभी। देन क्षारक में भी हमारे कुछ प्रबल क्षारक होते हैं, कुछ दुर्बल क्षारक होते हैं। तो जैसे हमारे प्रबल तत्व होते हैं उनके साथ जब OH जोड़ दिया जाता है तो वो प्रबल क्षारक बन जाते हैं। जैसे आपका KOH हो गया, इसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। इस तरह से ये प्रबल क्षारक हैं। जैसे के है, के सबसे प्रबल और अभिक्रियाशील तत्व होता है, इसीलिए उसके साथ जब OH हम जोड़ देते हैं तो वो प्रबल क्षारक के रूप में बदल जाता है। देन वी हैव सोडियम। सोडियम भी एक बहुत अभिक्रियाशील तत्व है। इसके बाद कैल्शियम, तो ये फिर घटते फॉर्म में लगाए गए हैं। देन वी हैव सभी अम्ल व क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए पॉप टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पॉप टेस्ट के बारे में पता होगा कि जब भी किसी भी धातु की अभिक्रिया हम अम्ल या क्षारक के साथ करते हैं तो उस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम पॉप टेस्ट करते हैं। अब ये पॉप टेस्ट होता क्या है, तो इसमें जो गैस निकल रही होती है हाइड्रोजन, उस गैस को हम मोमबत्ती जो जल रही होती है उसके पास ले जाते हैं, और जब गैस मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में आती है और फिर चटर पटर सी कुछ आवाजें निकलने लगती है वहां से, तो उस स्थिति में हमें यह अंदेशा हो जाता है कि वहां से निकलने वाली जो गैस है, अभिक्रिया के दौरान जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आग के संपर्क में आने पर चटर पटर करके जलने लगती है या फिर ध्वनि उत्पन्न करने लगती है, आप यूं कह सकते हैं। देन वी हैव धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। अगेन ऊपर हमने देखा कि जब धातु किसी अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां से फिर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, किंतु जब हम धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की जो अभिक्रिया है वो अम्ल से करवाते हैं तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। और अब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है, इसका पता लगाने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और फिर देखते हैं यदि पानी दूधिया हो जाता है या फिर CaCO3 का निर्माण होता है, तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि जो गैस निकली है अभिक्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड ही थी, क्योंकि उसने बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके पानी को दूधिया कर दिया और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करा। इस स्थिति में वो जो गैस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना, इसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो एक सफेद अवक्षेप होता है, सफेद कलर का होता है, और इसी के साथ हमारे जल का निर्माण होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करा था, तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। देन वी हैव धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट क्षारक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षारक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अगर आपसे वहां पे पूछा जाता है कि धातु कार्बोनेट है या फिर कोई भी धातु कार्बोनेट दे देगा और उसके साथ कोई क्षारक दे देगा, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल क्षारक हो, जिसके पीछे OH लगा होता है वो बेसिकली क्षारक होता है। ये
क्षारक की पहचान है। तो अगर उस स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि आगे अब किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा या फिर क्या अभिक्रिया होगी, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, तो उस स्थिति में वो रिमेन सेम रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, देन वी हैव उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अम्ल और क्षारक होते हैं आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब लवण जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, NaCl यानी नमक। ठीक है, देन वी हैव अम्ल व क्षारक का पता लगाने वाले सूचक। तो अम्ल जो होते हैं उनका पता लगाने के लिए भी कुछ सूचक होते हैं। तो उनमें से 3 प्रकार के सूचक होते हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक हो गया, कृत्रिम सूचक हो गया, गंधीय सूचक हो गया। तो प्राकृतिक जो सूचक होते हैं वो हमें प्रकृति से कुछ तत्व ऐसे, कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ में अम्ल है या नहीं है। जैसे आपका हल्दी हो गया, लिटमस पत्र हो गया, या फिर लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेंजिया का फूल हो गया। तो ये कुछ प्राकृतिक सूचक है जिनके माध्यम से हम अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो लिटमस पत्र होता है ये कौन से पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है और किस चीज से प्राप्त किया जाता है। देन वी हैव कृत्रिम सूचक में आपका मेथिल ऑरेंज आ जाता है, फिनाफ्थलीन आ जाता है। देन आपका गंधीय सूचक में लौंग और प्याज आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सूचक के प्रकार। फिर है हमारा हल्दी अम्ल का पता नहीं लगाता है, अतः अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये केवल और केवल क्षारक से अभिक्रिया करता है। लाइक आपने देखा होगा कि जब किसी भी कपड़े पे हल्दी गिर जाती है उसके बाद हम उसे साबुन से धो देते तो वो पीला रंग भूरे रंग में बदल जाता है। तो यही क्षारक की अभिक्रिया दर्शाता है हल्दी के ऊपर। ठीक है, देन आपका मेथिल ऑरेंज है, अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाता है तथा क्षारक की उपस्थिति में पीला हो जाता है। ठीक है, देन वी हैव धातु ऑक्साइड, अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं, क्योंकि धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारकीय ऑक्साइड होता है और अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो अगेन वो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी जिसमें लवण और जल का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण और जल, ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, फिर है अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं जो कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अगेन वही चीजें लवण और जल का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्योंकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय होती है और क्षारक से अभिक्रिया करेगी तो लवण और जल का निर्माण होगा। फिर है हमारा हमेशा अम्ल क्षारक को जल में मिलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो स्टेप आपको याद होने चाहिए। जैसे हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में डालना चाहिए और इसे हिलाते रहने चाहिए, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। देन सेकंड है जल को अम्ल में डालने से मिश्रण उठकर बाहर आ सकता है या स्थानीय ताप में वृद्धि के कारण कांच टूट भी सकता है, तो इसको सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आगे के जो नोट्स मैं डिस्कस करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आराम से डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए आप इतना ही रखिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग यू। And thank you so much for watching this video and keep on watching all these videos because these videos are important and these videos are basically a kind of notes which I have written from NCERT and science NCERT. So thank you very much. Let's meet in another video. Till that time you can subscribe and become a part of our channel. So thank you so much. Bye bye. Have a nice day.